इस कहानी की शुरुआत में हम एक स्टोकर को देखते हैं जो वेंसडे पर नजर रख रहा होता है और वो एक साजिश को अंजाम देने वाला था। वही वेंसडे गर्मियों की छुट्टियों का इस्तेमाल अपनी दुष्ट दृष्टि को बढ़ाने के लिए कर रही थी। इसके लिए वो एडम फैमिली की पूर्वज गुडी एडम्स की इविल बुक का सहारा ले रही होती है। अब उसे अपनी शक्तियाँ मिल चुकी थी। वो अपने बचपन के सपने को पूरा करना चाहती है। जब वो 6 साल की थी तब उसने अपने फेवरेट सीरियल किलर केनेसस स्केबलर के बारे में सभी स्टूडेंट को बताया था कि ये आज तक किसी के हाथ नहीं आया, पर मैं इसे खुद अपने हाथों से खत्म करूंगी। अब वो वक्त आ चुका था जब वो उसे मारने वाली थी, पर उसे सीरियल किलर के ठिकाने का पता नहीं था और इविल दृष्टि का इस्तेमाल करने के लिए कातिल से जुड़ी हुई चीज का पास होना काफी जरूरी था। इसीलिए उसने थिंग से घटना स्थल पर मिले बोलिंग बाउल को चोरी छिपे अपने पास बुलवा लिया। उस बॉल को लेकर वेंसडे ऑब्सिडियन ताबीज के साथ इविल आई का इस्तेमाल करती है, जिससे उसे बॉल से जुड़ी हुई सारी चीजें दिखाई देने लगी और उसे सीरियल किलर के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वेन भी नजर आ जाती है और उसे पता चलता है कि वो केनेसस सिटी में है, जहां जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचती है। पर सिक्योरिटी चेक के दौरान जब वो मेटल डिटेक्टर से गुजरी तो एक अलार्म बज उठा। वेंसडे ना चाहते हुए भी अपने पीतल के पोर को निकाल कर वहाँ रख देती है, पर गार्ड को उस पर शक हुआ और उसने बाकी सभी चीजों को भी बाहर निकालने को कहा। वेंसडे आ भरते हुए अपने सभी हथियार को एक एक करके बाहर निकाल देती है, जिसे देख सभी हैरान रह गए। जब उन्होंने उसका बैग खोला तो उसमें थिंग था। वेंसडे कहती है कि मैं मुर्दों के मेकअप करने का काम करती हूँ, इसीलिए ये हाथ नकली है। उसे अंदर जाने की परमिशन मिल गई। अब वेंसडे केंसस सिटी में उस सीरियल किलर के पास पहुंच गई और उसे पूछती है कि क्या तुम ऑनलाइन भी कत्ल करने के कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, और वो उसे टेजर से मारने वाली थी, पर उसकी काली शक्तियाँ जाग उठी और उसे काफी सारी डॉल्स नजर आई। उसके आंखों से काले आंसू बह रहे थे। जब उसे होश आया तो वो सीरियल किलर के तहखाने में एक चेयर से बंधी हुई थी और वहाँ काफी सारी डॉल्स भी रखी हुई थी। सीरियल किलर औजार लेकर वेंसडे के पास आया। वो उसकी खोपड़ी खोलना चाहता था, पर पहले वो वेंसडे को एक डॉल दिखाकर बताता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। मैं अपने खास मेहमानों के लिए ऐसे ही गुड़ियाँ अपने हाथों से बनाता हूँ। वेंसडे कहती है कि क्यों ना अब तुम मेरे हाथ का कमाल देख लो। तभी थिंग एक डॉल में से बाहर निकल आया और उस सीरियल किलर पर हमला कर देता है। वेंसडे भी खुद को आजाद कर लेती है और अब वो एक खंजर लेकर उसे मार डालती है। फिर हमें एडम फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है। वेंसडे काले आंसुओं के बारे में रिसर्च कर रही थी, क्योंकि जैसे ही वो अपनी दुष्ट दृष्टि का इस्तेमाल करती उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगते हैं। पर गुडी की किताब में भी इन आंसुओं के बारे में कुछ नहीं लिखा था। वेंसडे नहीं चाहती थी कि उसकी माँ मोर्टेसिया को इसके बारे में कुछ पता चले, इसीलिए उसने बुक को छिपा लिया। मदर कहती है कि आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है, मैं नहीं चाहती कि तुम पहले दिन ही लेट हो जाओ। अब वो कार से नेवरमोर के लिए निकल जाते हैं। पग्जली भी अब वेंसडे के साथ एकेडमी में जा रहा था और उसे अपने अंकल फेस्टर से इलेक्ट्रिक पावर विरासत में मिली थी, पर उसके पिता गोमेज एडम के पास कोई शक्तियां नहीं थी, जिससे वो निराश होते हैं। तो मोर्टेसिया उन्हें कहती है कि एक आउटकास्ट की पहचान उसकी शक्तियां नहीं बल्कि उसका दिमाग होता है। वेंसडे अपने भाई की शक्तियों को परखने के लिए उसे स्टॉप साइन के बीचों बीच निशाना मारने को कहती है। पग्जली निशाना लगाने में कामयाब हो जाता है, पर इससे वेंसडे खुश नहीं होती। उसे लग रहा था कि वो निशाना नहीं लगा पाएगा। स्टॉप साइन के टूटने की वजह से चौराहे पर काफी भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसी बीच हम एक जासूस को देखते हैं जिसका नाम कार्ल होता है। वो एक आदमी और शादीशुदा औरत के बीच चल रहे अफेयर पर जासूसी कर रहा था। तभी एक आंख वाला काला परिंदा वहाँ आ जाता है, जो देखते ही देखते कौओं के पूरे झुंड को बुला लेता है और वो उस आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं। एडम फैमिली अब नेवरमोर पहुंच जाती है। मोर्टेसिया वेंसडे से कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम अपने भाई का ख्याल रखोगी। वेंसडे कहती है कि ये काम तो मैं बचपन से ही करती आई हूँ, और दिखाया जाता है कि बचपन में वेंसडे ने अपने भाई को जिंदा कॉफिन में कैद करके दफन कर दिया था। और अब पग्जली को अपने रूल बताती है कि अगर तुम्हें किसी को सताने में मदद चाहिए तो तुम्हें मेरी मर्जी लेनी होगी। नेवरमोर में बाकी सभी आउटकास्ट स्टूडेंट पहले ही मौजूद थे, जो सभी वेंसडे को देख काफी खुश होते हैं और उसकी फोटोज लेने लगते हैं, क्योंकि वेंसडे ने पिछले साल नेवरमोर को बचाया था, इसीलिए अब वो काफी फेमस हो चुकी है। पर वेंसडे को फेम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। सायरन बियांका अपने मंत्रों से उन सभी को दूर भेज देती है और वेंसडे को बताती है कि तुम जितना अपने फैंसी से दूर भागोगी उतना ही ये तुम्हारे पीछे आएंगे। पर वेंसडे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। तभी उसके पास न्यू प्रिंसिपल बेरी डॉट आ जाते हैं, जो वेंसडे से मिलकर काफी खुश होते हैं। पर वेंसडे उन्हें पहली बार देख रही थी, इसीलिए वो उसे अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि मैं फाउंडर चीता
सेरेमनी को फिर से शुरू कर रहा हूँ। फाउंडर चीता सेरेमनी दरअसल एक काफी प्राचीन प्रथा थी जिसमें एक बड़ी सी चीता को जलाया जाता है और वो कल रात ही होने वाली थी। प्रिंसिपल चाहते थे कि वेंसडे स्कूल ऑफ ऑनर बने, पर वेंसडे साहब मना करती हुई बोली, उससे अच्छा आप मुझे ही जला दें। और अब वेंसडे अपने कमरे में आती है जहां इनेट उसे एक गिफ्ट देती है जो बेवुल्फ टी शर्ट थी। वेंसडे कहती है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ और वो उसे किलर के पास से ली हुई एक डॉल देती है जो इनेट को काफी डरावनी लगती है। और अब वेंसडे उसे अपनी लिखी हुई नॉवेल्स दिखाती है और जब कपड़े रखने के लिए अलमारी का गेट खोलती है तो क्रॉसबो से एक उड़ता हुआ तीर सामने जाकर लगता है जिसमें आज की ही एक फोटो होती है और लिखा था, स्वागत है वेंसडे, मेरी नजर तुम ही पर है। इनेट कहती है कि तुम्हारे पीछे कोई स्टोकर पड़ा है। स्टोकर उसे कहा जाता है जो अवैध तरीके से किसी पर नजर रखता है। वेंसडे अपनी साइकिक एबिलिटी की मदद से उस फोटो को चेक करती है जिससे उसे वो पल दिखाई देता है जब उसकी फोटो ली गई थी, पर उस स्टोकर को देख नहीं पाती जो उसकी फोटो ले रही थी। वेंसडे की आंख से काला खून आने लगा पर वो इस बात को नजरअंदाज कर वहाँ से चली जाती है। वहीं गोमेज और मोटेसिया पग्सली को लेकर केलीबेन हॉल में आते हैं जिसे देख वो खुश हो जाते हैं क्योंकि बचपन के दिनों में वो भी इसी जगह पर उत्पात मचाते हुए बड़े हुए थे। दरअसल पग्सली इस कमरे में यूजिन के साथ रहने वाला था। पग्सली देखता है कि वहाँ काफी सारे कीड़े रखे होते हैं। यूजिन बताता है कि मैं पहले सिर्फ मक्खियों को काबू कर पाता था पर अब मैं बाकी कीड़ों को भी काबू कर पा रहा हूँ और वो कई सारे कैटरपिलर को कंट्रोल करके दिखाता है। पग्सली कहता है कि हमें क्लास के बाद साथ में चिल करना चाहिए पर यूजिन मना करते हुए कहता है कि मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। पग्सली भी साथ आने को कहता है पर यूजिन मना करते हुए बताता है कि मेरी अभी उनसे नई नई दोस्ती हुई है और तुम्हारी बहन ने मेरी जान बचाई इसीलिए मैं तुम्हारा रूममेट बना, इसीलिए पहले हमें देखना होगा कि हम दोनों की जमती कितनी है, फिर साथ चलने के बारे में सोचेंगे। वही मोटेसिया प्रिंसिपल डॉट से बात कर रही होती है तभी वहाँ वेंसडे भी आ जाती है। मोटेसिया उसे बताती है कि प्रिंसिपल चाहते हैं कि मैं गाला फंड राइजिंग कमेटी की हेड बनूं। गाला फंड राइजिंग वो कमेटी थी जिससे वो इस एकेडमी को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा किया करते थे ताकि इसे सुचारू रूप से चला सके। वेंसडे परेशान हो गई क्योंकि अगर वो फंड राइजिंग कमेटी की हेड बनी तो वो यही स्कूल में रहेगी, पर मोटेसिया ने अभी हाँ नहीं कहा था। गोमेज और मोटेसिया कहते हैं कि हम आपको सोचकर जवाब देंगे, पर प्रिंसिपल उन्हें आज रात यहीं रुकने को कहते हैं और उन्हें कॉटेज हाउस में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पहले मर्लिन थोर्निल रहा करती थी पर उसके इरादे नेक नहीं थे, वो आउटकास्ट को मिटाना चाहती थी। वेंसडे ने उसका पर्दाफाश किया जिससे वो अब जेल में है और अब आप यहाँ रुक सकती हो। पर वो घर काफी ज्यादा रंगीन था और एडम फैमिली को रंगीन चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो घर उन्हें काफी वाहियात लगता है। वेंसडे काफी परेशान थी, वो कहती है कि आखिर आप फंड राइजिंग कमेटी की हेड क्यों बनना चाहती हो। वो बताती है कि अब पग्सली एक साल में भूतिया बरगद की तरह लंबा हो चुका है, तुम दोनों ही नेवरमोर में हो, जिससे मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी का मकसद अब यहीं रुककर काम करना है, पर अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। वेंसडे उन्हें सीधे यहाँ से जाने को नहीं बोल सकती थी पर उसे गुस्से में देख मोटेसिया कहती है कि हमारे एंसेस्टर वुडी अब जा चुकी है और तुम्हारा और कोई मार्गदर्शन नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी मार्गदर्शक बनना चाहती हूँ। वेंसडे कहती है कि आप एक हंस हैं और मैं एक कौवा, हमारे आसमान अलग हैं, ये आपने खुद कहा था। मोटेसिया कहती है कि उन काले परिंदों को संभालने का तजुर्बा मेरे पास पहले से ही है। वेंसडे समझ आती है कि वो अपनी बहन ओफेलिया की बात कर रही है, इसीलिए वो कहती है कि आपने पहले तो कभी आंटी ओफेलिया का जिक्र नहीं किया। मोटेसिया थोड़ी इमोशनल हो गई और बताती है कि तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आती है और तुम में उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वेंसडे कहती है कि मदर मेरी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं, फिक्र करनी है तो पग्सली की करें, उसका दिमाग गोबर से भरा हुआ है और हौसले कुछ ज्यादा ही फौलादी है। ये कहकर वेंसडे वहाँ से चली जाती है। मोटेसिया समझ गई कि वेंसडे जरूर कुछ छिपा रही है, पर वो गोमेज से कहती है कि मेरी बहन के साथ जो हुआ उस इतिहास को मैं दोबारा दोहराने नहीं दूंगी। वेंसडे जंगल में आ चुकी थी तभी उसे पुलिस दिखाई देती है जो कार्ल की बॉडी को लेकर जा रहे थे। वेंसडे की नजर एक आदमी पर जाती है जिसने अपना चेहरा छिपाया हुआ था और वो वेंसडे को देखकर भागने लगा, पर वेंसडे उसे एक लात मारकर गिरा देती है। वो गेलपिन होता है जिसे देख वेंसडे हैरान रह गई। वो पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। गेलपिन बताते हैं कि कार्ल मेरा दोस्त था, हम साथ में ही एक केस पर काम कर रहे थे जिससे ही वो मारा गया। कार्ल ने जिस खतरे को देखा वो पूरे आउटकास्ट पर भारी पड़ेगा, मगर वेंसडे कहती है कि आपको आउटकास्ट की चिंता कब से होने लगी। वो कहते हैं कि मेरा बेटा टाइलर भी एक
एक आउटकास्ट है, पर थोर्नील ने उसे एक राक्षस बना दिया। खैर, अगर तुम मदद करो तो हम इस केस के तह तक जा सकते हैं। पर वेंसडे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो वहाँ से जाने लगी तो गेलपिन कहते हैं कि ये कोई हमेशा सब कुछ देखते हैं। वहाँ वही एक आंख वाला काला परिंदा मौजूद होता है, पर वेंसडे उस पर ध्यान नहीं देती। रात को हम एजेक्स को देखते हैं जो केलीबेन हॉल के सभी स्टूडेंट को कपाल वृक्ष की कहानी सुना रहा होता है। कई साल पहले एक कमाल का बच्चा था, पर वो दिल का कमजोर था। वो सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहता। दिमाग से वो काफी तेज था। वो उन आविष्कारों की ड्राइंग बनाता जिन्हें वो एक दिन अपने हाथों से बनाना चाहता था, मगर डॉक्टर ने कहा कि उसके पास वक्त कम है, इसीलिए उसने अपने लिए एक दिल बनाया जो उसके दिल के साथ दिमाग का साथ भी निभा सके। डॉक्टर ने जब ऑपरेशन करके उस मशीनी हार्ट को उसके दिल की जगह जोड़ा तो ऑपरेशन कामयाब रहा, मगर उस क्लॉकवर्क हार्ट ने उस लड़के को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। उसे सिर्फ अब कामयाबी चाहिए थी। जब वो नेवरमोर आया तो वो वहाँ भी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता, जिससे सभी को लगा कि वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। पर जब वो एक दिन चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब एक भयानक विस्फोट हुआ जिसमें वो लड़का मारा गया। पर सब लोगों का कहना है कि उसकी लाश एक कपाल वृक्ष के नीचे दफन है, और अगर कोई उस कपाल वृक्ष की बाईं आंख में ध्यान लगाकर सुनो तो तुम्हें उसके क्लॉक हार्ट की आवाज आज भी सुनाई देगी। पग्जली को ये कहानी काफी अच्छी लगती है। एजेक्स कहता है कि सिर्फ बहादुर लड़के ही उस क्लॉक हार्ट की आवाज सुनने की हिम्मत कर सकते हैं, और क्या तुम में भी वो हिम्मत है? वहीं प्रिंसिपल बियंका को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम काफी अच्छे से चीजों को संभालती हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फंड राइजिंग कमेटी में स्टूडेंट मेंबर बनो ताकि तुम एक बदलाव ला सको। अगर हम नेवरमोर के लिए फंडिंग इकट्ठा नहीं कर पाए तो तुम जैसे स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप पर यहाँ आए हैं उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि स्कूल की आर्थिक स्थिति अभी काफी नाजुक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पैसे इकट्ठे करने में तुम मदद करो। बियंका को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। वहीं थिंग काफी अकेला होता है क्योंकि वेंसडे उसे अपने साथ लेकर नहीं गई थी। उसे उदास देख इनेट उसके लिए एक नया छोटा सा घर बना देती है। वहीं मोटेसिया अपनी बहन की बुक निकाल कर पढ़ रही होती है। उसके पास भी दुष्ट दृष्टि की पावर थी, जिससे वो डरी हुई थी कि उसकी बहन जिस अंधेरी में गिरी उसकी बेटी के साथ भी वैसा ही ना हो जाए। वेंसडे गिटार बजा रही होती है, मगर उसके वायर टूट जाते हैं। तभी मिस कबरी वहाँ आ जाती है जो उसकी नई म्यूजिक टीचर थी। वेंसडे पहचान गई कि वो वही इसाडोरा कबरी है जिन्होंने 10 साल की उम्र में ही वुल्फ होवलेट नाम की अपनी पहली एल्बम बना ली थी। वो बताती है कि मुझे हमेशा से ही उन लोगों में दिलचस्पी रही है जिन्होंने बचपन से ही अपनी काबिलियत से कामयाबी पाई है, पर आज तक मुझे लगता था कि जो जिंदगी में कामयाब नहीं होते यानी कुछ उखाड़ नहीं पाते वही टीचर बनते हैं। मिस कबरी बताती है कि जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुमने नेवरमोर को बचाया है तो मुझे भी लगा कि मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, और मैं देख रही हूँ कि तुम म्यूजिक के मामले में इतनी अच्छी नहीं हो। तुम्हें म्यूजिक नोट्स को महसूस करना चाहिए। रिप्लाई में वेंसडे कहती है कि मुझे आपके फालतू के ज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सारे स्टूडेंट से मिलकर लकड़ी की चिता बना रहे होते हैं जिसे वो आज रात जलाने वाले थे। मोटेसिया ये देखने आई थी। उसने अभी तक फंड राइजिंग कमेटी की हेड बनने का डिसीजन नहीं लिया था, पर प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए मैंने बियंका को आपकी मदद करने के लिए चुना है। इसीलिए वो भी मान जाती है। वहीं वेंसडे जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ इनेट उसे एक लेटर दिखाती है जो वेंसडे के लवर जेवियर ने भेजा था। साथ ही उसे एक पेंटिंग भी भेजी थी क्योंकि उसे विजन आते थे, और उसने वेंसडे से जुड़ा हुआ एक ड्रीम देखा था। वेंसडे जब उस तस्वीर को खोलकर देखती है तो उसमें एक आंख वाला वही काला परिंदा मौजूद होता है जो एक सफेद गुलाब लिए हेड स्टोन पर बैठा था। तभी वो देखती है कि उसकी सारी नॉवल गायब है। उसे एक लेटर मिलता है जिससे वो समझ जाती है कि उसकी नॉवल को गायब करने के पीछे स्टोकर का हाथ है जो उसे प्रतिष्ठापक चीता में उन्हें जलाने वाला था। सारे नेवरमोर के स्टूडेंट उस चीता को देखने आए थे। वेंसडे के जेब में अचानक कोई लेटर रख जाता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे नॉवल चीता के अंदर मौजूद है। इसीलिए वो लकड़ियां हटाकर चीता के अंदर चली जाती है। पर तभी शो शुरू हो चुका था। प्रिंसिपल सभी से कहते हैं कि आज से एक नया युग शुरू होने वाला है जिससे अब कोई नाइट शेड और कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं रहेगी। इस स्कूल की सुरक्षा हम सभी का जिम्मा है, इसीलिए हम सभी ही नाइट शेड है। और अब वो उस चीता में आग लगा देते हैं। वेंसडे को अपनी नॉवल नजर आ गई थी, पर उस चीता में आग फैलने लगी जिससे इनेट काफी डर गई थी। पर वेंसडे अपनी नॉवल को लेकर बाहर निकल आती है। प्रिंसिपल सभी के सामने उसे स्टूडेंट ऑफ ऑनर घोषित कर देते हैं और वेंसडे को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे
तुम्हारे और बाकी बच्चों की शान में कुछ खास बनाया है। तुमने हमारे स्कूल को बचाया था और अब उस पर्दे को हटा देते हैं जिसमें वेंसडे की हीरोइक तस्वीर होती है। प्रिंसिपल उसे स्टेज पर आकर नए युग की शुरुआत में 2 शब्द बोलने को कहते हैं। वेंसडे को काफी गुस्सा आ रहा था। वो सभी को बताती है कि जो हमें दबाने की कोशिश करेगा हम उसे दबा देंगे। मैं शिष्टाचार की पट्टी उतार कर फेंक रही हूँ और जब तक नहीं रुकूंगी जब तक हमारे सभी दुश्मनों का खात्मा न हो जाए। खैर आप सभी को लगता होगा कि मैं आपकी हीरो हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हर खेल को सिर्फ अपने तरीकों से खेलती हूँ। मैं सिर्फ अपना साथ देती हूँ और मेरे पीछे जो आएगा वो खाई में जाएगा। तो मुझे किसी सिंहासन पर बिठाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उसे जलाकर खा कर दूंगी। और वो मशाल से अपनी उस पेंटिंग को भी जला देती है। सभी ये देख सहम उठे। वहीं अब हम पगजली को देखते हैं जो अकेले ही उस कपाल वृक्ष की तलाश में निकल आया था। उसे वो पेड़ मिल जाता है जो एक खोपड़ी के जैसा नजर आ रहा था। वो जब कान लगाकर बाई आंख में सुनता है तो उसे क्लॉक हार्ट की आवाज सुनाई देती है, पर चमगादड़ से डरकर वो नीचे गिर गया। उसकी लाइटनिंग पावर से पूरे पेड़ में इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड हो रही थी, जिससे वो क्लॉक हार्ट बॉय अपनी कब्र से बाहर निकल आता है, पर वो एक ज़ॉम्बी की तरह नजर आ रहा था। पगजली उसे देख बिल्कुल भी नहीं डरता। वहीं वेंसडे जब अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो इनेट उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी उसे कुछ विजन आते हैं। वेंसडे की आंखों से काले आंसू आने लगे। उसे एक झलक दिखाई देती है जिससे वो कब्रों से भरी हुई एक जगह पर आ गई थी जहाँ चारों तरफ सिर्फ कोए मौजूद थे। उसे वो सफेद फूल पकड़े हुए एक आंख वाला काला परिंदा भी नजर आ जाता है जो इनेट की कब्र पर बैठा हुआ था। वो समझ जाती है कि इनेट जल्दी मरने वाली है। तभी इनेट पीछे से आकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसे दोषी ठहराते हुए कहती है कि मेरी मौत की जिम्मेदार तुम हो। अगले दिन जब वेंसडे की आंख खुलती है तो इनेट का नाम पुकारती है। मोर्टेसिया कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, फिक्र तो मुझे तुम्हारी हो रही है। तुम्हारे इन काले आंसुओं की वजह मैं जानती हूँ। मैंने पहले भी तुम्हें आगाह किया था, इन शक्तियों की वजह से तुम मानसिक रूप से थक रही हो और यही अंजाम होता है जब तुम शक्तियों का गलत इस्तेमाल करो। पर वेंसडे कहती है कि ये शक्तियाँ मेरे काबू में है। खैर मदर, आप मुझे कुछ सिखाना ही चाहती है तो बताएं कि इन आंसुओं को कैसे रोका जा सकता है। पर मोर्टेसिया कहती है कि तुम्हें पहले गुडी की किताब मेरे हवाले करनी होगी। पर वेंसडे गुस्सा हुई और अपने आंसू पहुँचते हुए कहती है कि सिस्टर वुडी मेरी मार्गदर्शक है, इसीलिए वो किताब सिर्फ मेरी है। मोर्टेसिया बताती है कि इन आंसुओं को रोका नहीं जा सकता, पर तुम्हें सब्र रखकर अपने नए मार्गदर्शक का इंतजार करना होगा। सही वक्त पर वो सामने जरूर आएंगे। वेंसडे कहती है कि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है और आपने ही कहा था कि मैं अपनी राह खुद बनाऊं, पर अब आप भी मेरे आड़े आ रही है। मदर कहती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं माँ हूँ। तुम्हारी ये दृष्टि कोई घातक हथियार नहीं बल्कि एक तोहफा है, इसीलिए तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। वेंसडे वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वेंसडे को गेलपिन की याद आती है। वो किसी भी हाल में अपनी फ्रेंड इनेट को बचाना चाहती थी और वो समझ गई थी कि इन सभी के पीछे जरूर उस एक आंख वाले परिंदे के मास्टर का हाथ है। इसीलिए वो पहले गेलपिन से मिलने के लिए उसके घर पर आती है, पर उसके घर का गेट खुला हुआ था। वो जब अंदर आकर देखती है तो वहाँ गेलपिन की लाश होती है जिसे उन काले कौओं ने मार दिया था। वो जब उसके मुंह में झांककर देखने लगी तो उसमें से काफी सारे कोए बाहर निकल आते हैं। वो एक आंख वाला काला परिंदा भी वहाँ मौजूद था। वेंसडे उसे पकड़ना चाहती थी पर वो वहाँ से उड़ गया और अब वो गेलपिन को छूकर अपनी दृष्टि का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर उसकी पावर काम नहीं करती। वो दोबारा कोशिश करती है पर उसकी पावर ने काम नहीं किया। इससे वो परेशान हुई कि अब उसकी पावर काम नहीं कर रही। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वेंसडे वहाँ से निकलने लगी पर इंस्पेक्टर सेंटिया उसे गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करने लगी। तो वेंसडे कहती है कि क्या पता गेलपिन की मौत के पीछे उनके बेटे टाइलर का हाथ हो। पर इंस्पेक्टर कहती है कि वो विलो हिल जेल में कैद है और मैं जानती हूँ कि तुम जरूर कुछ छिपा रही हो। पर तभी वहाँ वेंसडे के पिता गोमेज आ जाते हैं जो पेशे से एक वकील थे। वो कहते हैं कि वेंसडे मेरी एक क्लाइंट की तरह है, अगर आप इसे पूछताछ करना चाहती है तो आपको कोर्ट ऑर्डर लेकर आना होगा। और वो वेंसडे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वेंसडे अपने पिता से आंटी ओफेलिया के बारे में पूछती है कि उनके साथ क्या हुआ था जो वो गायब हो गई। गोमेज कहते हैं कि वो किस्सा मेरा नहीं है जो मैं तुम्हें सुनाऊं। अब वो नेवरमोर लौट आते हैं। वहीं हम पगजली को देखते हैं जो यूजिन को मक्खियों के शेड में लेकर जाता है। यूजिन ज़ॉम्बी को देखकर डर जाता है। ज़ॉम्बी उस पर हमला करने लगा पर पगजली ने अपनी पावर से उसे दूर कर दिया। पगजली उसे कहता है कि यह मेरा एक पेट है, ये वही एजेक्स की कहानी वाला क्लॉक हार्ट बॉय है और मैंने अपनी पावर से ही इसे वापस जिंदा किया। पर यूजिन कहता है कि इसे यहाँ रखना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, इसीलिए हमें इसके बारे में सभी को बता देना चाहिए। पगजली कहता है कि हमारा
कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसके पास दिमाग ही नहीं है। ज़ॉम्बी काफी भूखा था, वो उसे शहद खिलाते हैं पर वो उन पर ही उल्टी कर देता है, जिससे पगली उसे स्लर्प नाम देता है। इसी बीच वेंसडे जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ इनेट की लाश पड़ी होती है, जिससे वो काफी डर गई। तभी इनेट हंसते हुए उठ गई क्योंकि वो उसके साथ प्रैंक कर रही थी। वो बताती है कि आज प्रैंक डे है जो हम हर साल मनाते हैं, पर पिछले साल तुम लेट आई थी इसीलिए तुम इसके बारे में नहीं जानती। वेंसडे को बेड पर से एक गेलपिन की आंख मिलती है, जिसे वही एक आंख वाला कुआ वहाँ छोड़कर गया था, पर उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी, जिससे वो कुछ देख नहीं पा रही थी। वेंसडे इनेट को नहीं बताना चाहती थी कि उसकी जान को खतरा है, इसीलिए उसे कहती है कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तुम्हें स्कूल में ही रहना चाहिए। पर इनेट कहती है कि मेरे पास 23 पंजे हैं और मैं आज से ड्राइविंग क्लासेस भी ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि हर किसी के पास तुम्हारी तरह ड्राइवर नहीं होते। वेंसडे को डर था कि ड्राइविंग उसकी जान ले सकती है। स्कूल में सभी स्टूडेंट एक दूसरे के साथ प्रैंक कर रहे होते हैं। इनेट ने अब ब्रूनो को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था, जिससे एजेक्स काफी दुखी होता है। यूजिन और पगली उसके पास आते हैं। यूजिन कहता है कि हम प्रैंक डे में तुम्हारा बदला ले सकते हैं। वो ब्लड सर्कल्स को कंट्रोल करके उसे ब्रूनो के ऊपर छोड़ देता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगा। एजेक्स को काफी अच्छा लगता है और अब वो भी अपने मेडुसा हेड की मदद से उन दोनों को पत्थर में तब्दील करके प्रैंक डे विश करता है। लेकिन तभी एक लड़का उसके साथ भी प्रैंक कर देता है। वेंसडे को शक था कि जरूर स्कूल का कोई स्टूडेंट या टीचर ही उन काले कौओं को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए वो टीचर ओलोर्फ और प्रिंसिपल से पूछती है कि क्या हमारे स्कूल में कोई ऐसा टीचर या स्टूडेंट है जो पक्षियों को कंट्रोल कर सकता है। ओलोर्फ कहते हैं कि ऐसी शक्तियां वाले व्यक्ति को एवियन कहते हैं, पर पिछले 10 सालों में कोई भी एवियन हमारे नेवरमोर में नहीं आया। वहीं पगली और यूजिन ज़ॉम्बी स्लर्प के पास आते हैं। पगली मीट सैंडविच को लाया होता है, जिसे स्लर्प छीनकर खा जाता है। वो दोनों क्लास के लिए चले जाते हैं। स्लर्प को पता चल गया था कि उसे चेन से बांधा गया है, इसीलिए वो चेन को खींचकर उसे तोड़ देता है। वेंसडे इनेट की ड्राइविंग स्लिप लेकर बाहर मौजूद ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को दे देती है। उन्हें लगता है कि वही इनेट है, इसीलिए वो उसे ड्राइविंग सीट पर बिठा देते हैं। वो पूछते हैं कि क्या तुमने कभी गाड़ी चलाई है। वेंसडे को याद आता है कि जब उसके अंकल चोरी करते थे तो वो हमेशा उसे ही ड्राइव करने देते थे। वेंसडे काफी फियर्स तरीके से गाड़ी चलाती थी, इसीलिए वो उस लर्निंग कार को भी काफी तेज चलाने लगी, पर इस गाड़ी के ब्रेक कोच के पास भी थे, जिससे वो ब्रेक लगा देते हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि हमें रोड और स्पीड लिमिट की भी इज्जत करनी चाहिए, पर वेंसडे उनके ब्रेक वायर को ही काट देती है और अब वो काफी तेज ड्रिफ्ट मारकर गाड़ी भगाने लगी। ड्राइविंग इंस्पेक्टर काफी डर गया था। वेंसडे उस कार को सीधा विलो हिल विलेज में जाकर रोकती है। वो टाइलर से मिलना चाहती थी क्योंकि उसे लगता है कि जो उन काले कौओं के पीछे है जरूर उसका टाइलर से कोई वास्ता है। टाइलर को काफी कड़ी सिक्योरिटी के साथ रखा हुआ था। डॉक्टर फेयरबर्न उसे टाइलर से मिलने की परमिशन दे देती है। टाइलर उसे देख मुस्कुराने लगा और कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगी। तुमने सिर्फ मेरे अंदर के राक्षस को देखा नहीं बल्कि उससे प्यार भी किया है। हम दोनों के काले दिल दुनिया में अंधेरा लाने के लिए जन्मे हैं। रिप्लाई में वेंसडे कहती है कि दुनिया से ज्यादा अंधेरा तो तुम्हारी जिंदगी में छाया हुआ है और अब तो तुम्हारे पिता भी नहीं रहे। कल रात उनका बहुत ही बेरहमी से कत्ल हो गया और उसी तरीके से तुम्हारे पिता के पुराने पार्टनर कार्ल की भी डेथ हुई। दोनों कत्ले तुम्हारे परिवार से जुड़े हुए हैं। टाइलर मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं ही वो मास्टर माइंड हूँ जो पूरा खेल यहाँ कैद रहकर चला रहा है और इनेट से कहना कि वो जहाँ दिखेगी मैं उसे वहीं मार डालूंगा। उसने मेरे काम में पंजे अड़ाए थे, इसीलिए उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। वेंसडे को एहसास था कि वो सिर्फ उसे उकसा रहा है, इसीलिए वो कहती है कि तुम सिर्फ एक बेकार लड़के हो और अब तुम जिंदगी भर इस पिंजरे में सड़ते हुए दम तोड़ दोगे और यही मेरा असली बदला होगा। टाइलर हाइट में बदलने लगा पर गार्ड उसे शॉक करके शांत कर देता है। वेंसडे अब वहाँ से निकल जाती है। वहीं यूजिन पगली को बताता है कि तुम्हारा पेट ज़ॉम्बी स्लर्प केस से भाग गया है। इसी बीच इनेट अपने बॉयफ्रेंड ब्रूनो के साथ अपने कमरे में आती है, पर वहाँ कोई मौजूद था जो उन्हें कैद कर लेता है और थिंग के कमरे पर भी लॉक लगा देता है, जिससे वो बाहर नहीं आ पाता। वहीं हमें वेंसडे की स्टोकर को दिखाया जाता है जिसने ये चाल चली थी। वेंसडे जब अपने रूम में आती है तो वो थिंग को आजाद करती है। उसे पता चलता है कि इनेट को किडनैप कर लिया गया है। वहाँ एक पर्स रखा हुआ था जिसमें इनेट का फोन था, जिसमें स्टोकर का कॉल आता है। वो कहता है कि मेरा खेल शुरू हो चुका है। इनेट और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। और वहाँ पर एक लेटर कोई फेंक कर चला जाता है। वेंसडे बाहर देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। उस लेटर पर प्ले डेट लिखा हुआ था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर क्या है। वहीं
वहीं इनेट और ब्रूनो यागो टावर में कैद थे और ये जगह पिछले कई सालों से बंद थी। वहाँ ऊपर काफी सारी सोड लटकी हुई थी जो किसी भी वक्त उन पर गिर सकती थी। इसी बीच वेंसडे को मिस कपरी मिलती है जो उसे कहती है कि तुम खुद को संगीत के हवाले करो वरना तुम बस सुरों की गुलाम बनकर रह जाओगी। वेंसडे इसे समझ जाती है कि स्टोकर ने उसे जो लेटर भेजा वो कोई आम लेटर नहीं बल्कि नोट्स है। इसीलिए जब वो पियानो में उन लेटर को एक साथ दबाती है तो वहाँ एक खुफिया दरवाजा खुल गया जिसमें वो थिंग के साथ आगे बढ़ने लग जाती है। रास्ते में उसे स्टोकर नजर आता है पर वो अचानक गायब हो रहा था और अपना मुखौटा वहीं छोड़ जाता है। उस पर क्लॉक टिकिंग लिखा हुआ था जिससे वो समझ गई कि उसके पास वक्त कम है। वो जल्दी से ऊपर आ जाती है। वहाँ उसे इनेट नजर आ जाती है। इनेट उसे देखकर खुश होती है। वो ऊपर लगी तलवारें देखकर समझ गई थी कि जरूर यहाँ कोई ट्रैप मौजूद है, इसीलिए वो थिंग को उनके ताले खोलने भेजती है। पर वहाँ एक वायर लगा हुआ था जिससे थिंग पर भी तलवारें गिरने लगी और वो स्वॉर्ड में फंस जाता है। और अब वहाँ एक मैकेनिज्म भी चालू हो गया था जिससे वो सभी तलवारें जिस प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी, प्लेटफॉर्म लगातार नीचे बढ़ रहा था। नीचे एक टाइपराइटर रखा हुआ था जिसमें एक मैसेज था, जो तुम्हें दिखता नहीं वही तुम्हारे फ्रेंड्स को बचा सकता है। वेंसडे वहाँ रखी हुई किताब में इसका जवाब ढूंढने लगी। उनमें एक इनविजिबल मैन की किताब थी जिससे वो समझ गई थी कि वो इनविजिबल मैन है जो किसी को दिखाई नहीं देता। वो स्वॉर्ड इनेट के अंदर घुसने ही वाली थी तभी वक्त रहते वो इनविजिबल मैन टाइप कर देती है जिससे तलवारें रुक गई और वो प्लेटफॉर्म वापस ऊपर जाने लग जाता है। उनकी जान बच गई और अब वो थिंग को भी आजाद कर देती है। स्टोकर भी सामने आ जाता है जो नेवरमोर की एक स्टूडेंट होती है। उसका नाम एंग्रेस डेमिल होता है और वो वेंसडे को प्रैंक डे विश करती है। वेंसडे हैरान हुई कि उसकी स्टोकर एक 13 साल की इनविजिबल लड़की है। एंग्रेस कहती है कि मैं आपकी नंबर 1 सुपर फैन हूँ और मैं जानती थी कि अगर मैंने एक बेहतरीन खेल रचा तो मैं आपकी नजरों में जरूर आऊंगी। उम्मीद है मेरा ये खेल आपके स्टैंडर्ड का था। वेंसडे उससे पूछती है कि तुमने गेलपिन की जान क्यों ली और उसकी आंख मेरे तकिए पर क्यों रखी। माँ की आँख वो असली आँख थी। एंग्रेस कहती है कि मैंने उनकी जान नहीं ली, मैं बस आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ। आपका अगला शिकार नहीं। वेंसडे कहती है कि अगर तुमने उन्हें नहीं मारा तो फिर किसने मारा होगा। एंग्रेस कहती है कि पता लगाने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, पर उसे वहीं छोड़कर लिफ्ट से चले जाते हैं। वहीं बियांका प्रिंसिपल डॉट के पास जाती है। प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि तुम्हें मोटेसिया की माँ को स्कूल फंड के लिए मनाना होगा। बियांका उन्हें बताती है कि मोटेसिया अपनी माँ से बात तक नहीं करती, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो मेरे कहने पर अपनी माँ से बात करेगी। आप खुद ही उनसे बात क्यों नहीं करते। प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हें अपनी साइरन पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और ये मेरा हुक्म है, पर बियांका ऐसा करना नहीं चाहती थी। वो प्रिंसिपल पर ही अपना सायरन सॉन्ग इस्तेमाल करने लगती है पर ये उन पर काम नहीं करता। डॉट अपने पास मौजूद सुविनियर दिखाते हुए बताता है कि मैंने इसे फ्लोरिडा में मौजूद चाबियों की एक एंटीक शॉप से खरीदा था और इसमें कोरिंथियन कोरल के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं जो तुम्हारे सायरन सॉन्ग को बेअसर कर देते हैं, इसीलिए तुम्हारा जादू मुझ पर कभी नहीं चलेगा। इसीलिए तुम्हें अब मेरे ऑर्डर के अनुसार मोटेसिया और उसकी माँ से हमारा काम करवाना होगा जिससे ही हमें फंडिंग मिलेगी। बियांका अब उनकी बात मानकर कोटेस हाउस में जाती है जहां वो मोटेसिया पर अपने सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल करके कहती है कि आपको अपनी माँ से बात करके उन्हें फंड राइजिंग के लिए बुलाना होगा और उनसे एक बड़ी डोनेशन लेनी होगी और यही आपकी अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। मोटेसिया उसके वश में हो गई और अब वो अपनी माँ से फोन पर बात करना चाहती थी। बियांका कहती है कि अब आप ये भी भूल जाएंगी कि मैं यहाँ आई थी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं थिंग अपने कमरे में अकेला था क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है पर किसी ने उसे विश नहीं किया था। वेंसडे उसे माफी मांगती है और उसे गिफ्ट में एक एंटीक थंब स्क्रू देती है और बताती है कि यह नेपोलियन के जमाने का है और इससे तुम मुझे टॉर्चर कर सकते हो। पर थिंग उसे जख्मी नहीं करना चाहता था और वो उसे इनेट के बारे में बताता है कि हमें उसे बचाना होगा। वेंसडे कहती है कि उस स्टोकर एंग्रेस ने मेरा वक्त जाया किया, पर अगर एक बार मेरी दृष्टि वापस आ जाए फिर मैं इनेट को बचा लूंगी और गेलपिन के हत्यारे का भी पता लगा लूंगी। और वो गुडी की किताब लेने जाती है पर वो वहाँ नहीं होती क्योंकि उसकी माँ मोटेसिया उसे अपने साथ ले गई थी। तभी उसे कोई की आवाज आती है जो उस पर नजर रखे हुए था। अब हम जंगल में उस ज़ॉम्बी स्लर्प को देखते हैं। ड्राइविंग कोच की कार से जा टकराता है। कोच को लगता है कि उसने किसी आदमी को टक्कर मारी है और वो बाहर आकर देखता है पर स्लर्प आगे नहीं था, वो उसके पीछे आ गया था और वो उसे मारकर उसका भेजा खा जाता है। स्लर्प इंसानी दिमाग खाकर अपने दिमाग को विकसित कर रहा था। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।